दुनिया के हर बड़े मुल्क की एक सीक्रेट एजेंसी होती है। अमेरिका के पास CIA, रशिया के पास KGB और इंडिया के पास एक ऐसी एजेंसी जो दुनिया भर में कोवर्ट मिशंस चलाती है, लेकिन जिसका नाम तक सरकार कभी ऑफिशियली नहीं लेती, और उसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज हम इस देश के सबसे पावरफुल और शैडो में छुपी हुई एजेंसी की कहानी बताएंगे, जो सिर्फ स्पाई स्टोरीज नहीं बताती, इंडिया की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और वॉर्स का अनसीन वेपन है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने 30,000 से ज्यादा गुरिल्ला फाइटर्स को सीक्रेटली ट्रेन किया, वो भी किसी और कंट्री में, और आज तक किसी को पता भी नहीं चला कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन रॉ ये वो नाम है जिसके लोगों का ना वजूद पता होता है और ना ही चेहरा, पर ये वो एजेंसी है जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को साइलेंटली शेप किया, वॉर जीतने में मदद की और देश को न्यूक्लियर पावर बनाने में कामयाब बनाया। तो चलिए रॉ की कहानी स्टार्ट करते हैं एकदम ग्राउंड जीरो से। 1962 की इंडिया चाइना वॉर ने एक बहुत बड़ी वीकनेस एक्सपोज की। हमारे पास कोई डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सिस्टम ही नहीं था। उस वक्त सिर्फ IB थी जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हैंडल करती थी, और वो फेल हो गई थी। फिर आई 1965 की वॉर विद पाकिस्तान और वही रिपीट हुआ। ये सब देखकर इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि अब वो इंडिया को एक अलग एजेंसी देंगी जो सिर्फ बाहर के मुल्कों पे फोकस करे, और यहाँ से जन्म हुआ रॉ का 21 सितंबर 1968 को। इस एजेंसी के फाउंडिंग फादर थे RN काओ, एक ऐसे ऑफिसर जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर जेम्स बॉन्ड इंडिया में होता तो वो शायद काओ होता। उन्होंने रॉ को जीरो से बनाया और कुछ ही सालों में दुनिया के मोस्ट केपेबल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स में गिना जाने लगा। स्टार्टिंग में रॉ IB से ही कुछ ऑफिसर्स लेकर चला, लेकिन धीरे धीरे इसका अपना कैडर, अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। रॉ का सबसे पहले बड़ा मूवमेंट आया 1971 में, जब बांग्लादेश का लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था। यहाँ रॉ ने मुक्ति बाहिनी को सीक्रेटली ट्रेन किया, आर्म्स सप्लाई की और पाकिस्तान की मूवमेंट्स पे कंटिन्यूअस सर्विलांस रखा। ये वो टाइम था जब रॉ ने दिखाया कि वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग एजेंसी नहीं, बल्कि एक कोवर्ट ऑपरेशंस एजेंसी भी बन सकती है। बांग्लादेश की आज़ादी के पीछे जो ग्राउंड वर्क था, उसमें रॉ का रोल साइलेंटली मैसिव था। उसके बाद सिक्किम का पीसफुल मर्जर, 1974 का इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट जिसे दुनिया से छुपा के किया गया, इन सब में रॉ ने ऐसा काम किया जिसे पब्लिक ने कभी जाना नहीं, पर हिस्ट्री ने हमेशा याद रखा। रॉ ने अफ्रीका के कुछ देशों में भी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। बेसिकली जहां भी इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे, वहां रॉ क्वाइटली एक्टिव था। लेकिन हर कहानी में एक लो फेज भी आता है। 1980 और 90 के दौरान रॉ पर कई एलिगेशंस लगे, पॉलिटिकल मिसयूज, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस फेलियर। सबसे बड़ा झटका लगा 1999 के IC-814 हाईजैक इंसिडेंट में, जब रॉ टाइमली इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं कर पाया। 2008 मुंबई अटैक्स के बाद भी सवाल उठाए गए। कुछ गवर्नमेंट्स रॉ के ऊपर डिस्ट्रस्ट भी दिखाने लगे, लेकिन ये भी सच है कि इसी दौरान कुछ मेजर इंटरनल रिफॉर्म्स भी हुए। स्पेशल ग्रुप जैसे कोवर्ट यूनिट्स का फॉर्मेशन हुआ जो टैक्टिकल मिशंस के लिए ट्रेन थे। फिर रॉ ग्रेजुअली वापस अपनी फॉर्म में आ गया। अब बात करते हैं कि रॉ एक्चुअल में काम कैसे करता है। रॉ के ऑफिसर्स पब्लिक में कभी नहीं दिखते। ये लोग मोस्टली इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस में पोस्टेड होते हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या किसी बिजनेस मिशन के अंडर। वहाँ वो लोग दिखते हैं कि वो कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो इंटेलिजेंस गैदर कर रहे होते हैं, ह्यूमेंट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस। कुछ लोग नॉन ऑफिशियल कवर में भी होते हैं, जिन्हें पकड़ा गया तो इंडिया उनसे ऑफिशियली पल्ला झाड़ सकता है। हाई रिस्क एंड हाई स्टेक्स। रॉ की रिक्रूटमेंट भी इक्वली सीक्रेटिव है। मोस्टली UPSC के टॉपर्स, IPS, IAS, IRS ऑफिसर्स को रॉ डिस्क्रीटली कॉन्टैक्ट करता है और उन्हें RAS कैडर में शिफ्ट कर दिया जाता है।
उसके बाद होती है उनकी ट्रेनिंग, जहां उन्हें लैंग्वेज, साइबर स्किल्स, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, सर्विलांस मेथड्स और कभी कभी सेल्फ डिफेंस तक सिखाया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल सिविलियंस भी लेटरल एंट्री के थ्रू आते हैं, स्पेशली जिनके पास टेक या फिर रीजनल स्पेशलाइजेशन हो। रॉ के कुछ मेजर ऑपरेशंस की बात करें तो उनमें ऑपरेशन कैक्टस सबसे स्टैंड आउट है, जिसमें 1988 में मालदीव्स में कूप अटेम्प्ट हो रहा था और रॉ ने टाइम पे अलर्ट कर दिया, जिससे इंडियन आर्मी ने 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर लिया। इसके अलावा खालिस्तान मूवमेंट को कंट्रोल करने में रॉ ने डीप इन्फिल्ट्रेशन किया कनाडा और यूके में। कारगिल वॉर के टाइम सैटेलाइट इमेजरी और एनिमी पोजीशंस का जो इंटेल मिला था, वो भी रॉ के कंट्रीब्यूशन से ही पॉसिबल हुआ। रॉ को कई बार कंपेयर किया जाता है यूएसए की CIA, इजराइल की मोसाद और पाकिस्तान की ISI से। CIA का स्केल बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी हैवी है और वो ग्लोबल डोमिनेशन पे काम करता है। मोसाद टैक्टिकल ब्रिलियंस के लिए जाना जाता है और इंटरेस्टिंगली रॉ ने शुरुआत में मोसाद से ट्रेनिंग भी ली थी। ISI यानी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो मिलिट्री के अंडर डायरेक्टली ऑपरेट करती है और हम सबको पता है कि ISI टेररिस्ट को डायरेक्टली सपोर्ट भी करती है। रॉ का स्केल उनसे छोटा हो सकता है, लेकिन फोकस और डिस्क्रिशन में वो किसी से कम नहीं है। अब रॉ के सामने कुछ नए चैलेंजेस हैं, जैसे कि साइबर वॉरफेयर, AI ड्रिवन सर्विलांस और ग्लोबल स्क्रूटिनी। ये सब रॉ के काम को मुश्किल बना रहे हैं। कनाडा और US जैसी कंट्रीज ने भी इंडिया पे एलिगेशंस लगाए हैं कि रॉ फॉरेन असैसिनेशंस में इन्वॉल्व है, विच इंडिया डिनाइज। साथ ही टैलेंट रिटेंशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड भी रॉ के लिए करंट प्रेशर पॉइंट्स हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज रॉ का फ्यूचर ब्राइट लगता है, बिकॉज इट्स इवॉल्विंग। अगले कुछ सालों में रॉ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सर्विलांस और क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस पे और फोकस करने वाला है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक रीजन्स में इसका इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस बढ़ने वाला है। हो सकता है फ्यूचर में रॉ थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी बने, पर सीक्रेसी उसका DNA हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी रॉ की कहानी, एक साइलेंट गार्जियन जो हमारे देश के लिए शैडोज में लड़ता है। ना अवार्ड्स मिलते हैं, ना फोटो छपती है, पर काम सबसे टफ होता है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद।